हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज आपका फाइनली राष्ट्र गौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन जो प्रश्न पत्र था ये कंप्लीट हो गया। आपकी परीक्षा हो गई होगी, आपने दिया होगा 3 से 5 मतलब 2 घंटे का पेपर था और बहुत ही आसान पेपर था। मैंने जितना पढ़ाया था, अगर आपने वो सारी वीडियोस देखी होगी जितना मैंने पढ़ाया था, तो आई होप आप 90 प्लस क्वेश्चन करके आएंगे। क्योंकि हाँ, 2-4 क्वेश्चन को छोड़ दें जो मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आया था। मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि 2-3 प्रश्न 4 प्रश्न ऐसे हैं जो मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आया था, लेकिन वो भी आसान था। बाकी 90% से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए आए थे। तो चलिए मैं इसको आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। ओके, जो पेपर है और यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ। मैंने जो गर्ल्स वाला था यानी लड़कियों वाला जो पेपर था सुबह हुआ था, उसको भी सॉल्व करा दिया है, इसको भी सॉल्व करा रहा हूँ आपको और सभी लोग पास ही हो जाएंगे क्योंकि आसान पेपर था। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर था, भारत में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम तो 2002। मैं सीधे आंसर आपको बताऊंगा। ओके, बाकी यहाँ ऑप्शन आपके सारे नहीं बताए जाएंगे क्योंकि सब कुछ मैंने पढ़ाया। यहाँ 2002 होगा। दूसरा प्रश्न है, पनामा नहर का निर्माण तो यहाँ 1914 में पूरा हुआ था। ओके, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष में किया गया? तो 1914 में। डेट मुझे कंफर्म नहीं, बट सन कंफर्म है। किम्बरले की खान, आपने नाम सुना होगा किम्बरले की खान, ये हीरे से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। ऑप्शन ए सही होगा। देखिए, ज़्यादातर मैंने देखा कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये ज़्यादातर सही थे। मतलब जितने भी प्रश्न आए ऑप्शन ए ऑप्शन बी बहुत ज़्यादा थे। गोदान के रचयिता प्रेमचंद, ये सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए थे। मेरे क्वेश्चन मैंने भी पेपर दिया तो मेरे 90 प्लस सही थे। हालांकि सारे मेरे भी नहीं सही हो पाए। 2 क्वेश्चन तो जानते हुए मतलब मैंने गोला उसमें दूसरा भर दिया, कंफ्यूज हो गया। ओके, और बाकी मेरे भी 90 प्लस सही हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 9 ग्राम तेल क्षेत्र अवस्थित है, ये मैंने नहीं पढ़ा था लेकिन आ गया था। आपने पढ़ा होगा तो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा। राष्ट्रीय गौरव एक मूल्यवान है विशेषता है हमारे भारत देश की। ओके, फिर यहाँ राष्ट्र गौरव का अभिप्राय, ये मैंने आपको पढ़ाया था क्वेश्चन। ये है अपने राष्ट्र की उपलब्धियों का ज्ञान। जब हमें अपने राष्ट्र की उपलब्धियों का ज्ञान होता है तो हम अपने देश पर गौरव महसूस करते हैं, गौरवान्वित होते हैं, मतलब अभिमान करते हैं। ओके, तो यहाँ ऑप्शन बी आपका सही होगा। मैंने बताया ऑप्शन बी और ए बहुत ज़्यादा आपके सही रहेंगे। तो मैं तेज़ी से इसको कराता हूँ। इंडिया नाम किसने दिया? बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि अक्सर इसमें 2 नाम आ जाता है, एक तो यूनानी का, एक अंग्रेज़ का। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका अंग्रेज़ सही होगा। देखिए, बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही होगी, नाच नौटंकी जो भी हो रहा है हमारे गांव में। ओके, तो उसकी आवाज़ आ रही है। यहाँ जो आपका ऑप्शन है अंग्रेज़ सही होगा। अब देखिए, यूनानी और अंग्रेज़ दोनों में अंतर समझ लीजिए। देखिए, यूनानी आए तो उन्होंने इंडिया को इंडिया नहीं कहा, उन्होंने इंड कहा। क्या कहा? इंड। क्योंकि वो पूरा नहीं कह पाए, इंड कहे उन्होंने, यूनानियों ने। और अंग्रेज आए तो इन्होंने इंडिया कहा। तो ऑप्शन सी सही होगा। देश के, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा इन्होंने पुस्तक का नाम गलत लिखा है, हालांकि इसका आंसर बी होगा, विशंबर शरण पाठक। ये मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ देश का अभिमान नहीं, अभिधान होगा। यहाँ 2-3 क्वेश्चन भी इन्होंने थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक किया, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ऐसे ये जो क्वेश्चन है देश का अभिधान, लेकिन देश का अभिमान लिखा है। इसके लेखक आपके यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, विशंबर शरण पाठक। मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था। ये क्वेश्चन है, जम्बू द्वीप किसे कहा गया है? 11 नंबर का, तो भारत को कहा गया है। बहुत ही सरल आंसर है। ओके, जम्बू द्वीप पे आर्यावर्त है, आपने गाना भी ऐसे करके सुना होगा। अब देखिए, मैंने बताया था 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे पढ़ाए हुए नहीं आए थे और उसको मैं भी करेक्ट नहीं जानता हूँ। ओके, तो वो सब मैं आप ही पर छोड़ूंगा, उसका आंसर आप ही बताएंगे। 2-3 लोग सर्च करेंगे तो शायद मिल जाए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने नहीं पढ़ा था। सर्वे समेव राजेंद्र प्रियम भारतम महाभारत के किस पर्व में कहा गया? तो मैंने टिक किया था आदि पर्व, मुझे कंफर्म नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, बट मैंने आदि पर्व लगा दिया था क्योंकि ये सबसे पुराना पर्व है। तो अब यहाँ पर एक है, विश्व का प्राचीनतम साहित्य कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ओके, चलिए मैं फिर यहाँ एक और है, ये भी प्रश्न, ये मैंने बहुत ढूंढा, सर्च किया, लेकिन मुझे नहीं मिला। ओके, गूगल क्रोम मैंने ढूंढा
धर्म, संस्कृति व राज किसकी रचना है? तो ये मुझे मिला नहीं, हालांकि मैंने सी लगाया था। तो आप लोग अगर दूसरा लगाए होंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा, किसी का सही होगा किसी का गलत, हो सकता है मेरा ही गलत हो। तो ये 2 प्रश्न अभी तक हो गए जो मैं आपको नहीं बता पाया हूँ। ओके, मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि कुछ जानकारी मेरे पास भी नहीं रहती है और मैं ढूंढता हूँ, नहीं मिलता। तो कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं हर बार, कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो कोई नहीं कर पाता है, चाहे कोई भी हो। किस पुराण में देवता भारत भूमि का गुणगान करते हुए यहाँ उत्पन्न होने की कामना करते हैं? विष्णु पुराण, ऑप्शन सी सही होगा। फिर अशोक स्तंभ कहाँ है? सारनाथ में है, ऑप्शन बी सही होगा। मैंने बताया था बी और ए बहुत ज़्यादा आपके होंगे। फिर है किस धातु के नाम से काल का नाम पड़ा था, मतलब जाना जाता है? तो तांबा, तांबे धातु के नाम पर एक काल का नाम पड़ा, आपने पढ़ा होगा ताम्र पाषाण काल। ताम्र मतलब तांबा। ओके, नौका निर्माण की कला विकसित हुई थी, तो इसका बहुत लोग आंसर गलत लगा के आए होंगे, लेकिन सिंधु घाटी काल यहाँ पर होगा, क्योंकि हम सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारे देश की सभ्यता थी, इसी काल में हमारे देश के लोगों ने नौका निर्माण की कला शुरू कर ली थी। ओके, व्यापार होता था नौकाओं के माध्यम से, आपने सुना होगा तमाम प्रकार के नगर नदियों के किनारे विकसित थे, तो व्यापार होता था। ओके, तो ये आपका जो ऑप्शन डी है ये सही होगा। सर्वप्रथम किस धातु के सिक्के निर्मित किए गए? तांबे के, तांबा ही सही होगा। सॉरी, हाँ सिक्के नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ा। सर्वप्रथम उपकरण किस धातु से निर्मित किए गए? ऑप्शन आपका सी ही होगा, सही होगा, तांबा ही होगा, बट मैंने प्रश्न थोड़ा गलत पढ़ा था। कृषि का प्राचीन साक्ष्य, ये सब क्वेश्चन मैंने पढ़ा है नवपाषाण काल। अब इस प्रश्न के लिए मैं थोड़ा सा आपसे सॉरी बोल दूंगा, हो सकता है ये जो ऋग्वेद में कुल्या शब्द का प्रयोग किया गया है, तो जो गाइड थी, जो मेरे पास किताब थी, उसमें नहर लिखा था, तो मैंने आपको सॉरी उसमें तालाब लिखा था। ओके, तो मैंने आपको तालाब बताया था और मैं भी खुद तालाब लगा के आया हूँ। ऋग्वेद में कुल्या शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मैं तालाब लगा के आया हूँ, मैंने आपको तालाब ही बताया था। लेकिन आज मैंने एक बार जब गूगल पे सर्च किया तो वहाँ मुझे इसका अर्थ बता रहा था छोटा नहर, छोटा नहर। तो आई थिंक इसका जो आंसर है ए होना चाहिए। तो अगर किसी ने नहर लगाया होगा तो आई होप उसका उत्तर सही होगा, मेरा गलत हो गया। लेकिन अब किताबों में ऐसा लिखा था, मैंने मतलब 2-3 किताबों में, अवश्य सीरीज में देखा, गाइड में देखा, एक ज्ञानोदय करके था, और एक मेरे पास बुक थी, तीनों में देखा, तीनों में तालाब बता रहा था। तो इसलिए मैंने आपको तालाब बता दिया, मैंने सोचा इस पर सही होगा, इसलिए पहले मैंने सर्च नहीं किया था, बाद में सर्च किया तो नहर निकल रहा उत्तर। जौ का प्रयोग ऋग्वेद में, सैंधव का अन्नागार मोहनजोदड़ो, ये सब बहुत ही आसान प्रश्न थे, सब पढ़ाए हुए थे। टोटल आपके 4-5 प्रश्न ऐसे होंगे जो मैंने नहीं पढ़ाया था, उसका उत्तर मैं खुद भी नहीं जानता हूँ, सर्च किया फिर भी नहीं पता। फिर यहाँ है आपका प्राचीन देवता अहुर, ये शायद ईरानी देवता हैं। ओके, और ये इंद्र से समानता रखते हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा, इंद्र से। जैसे अपने यहाँ इंद्र देवता हैं, ऐसे ईरान में अहुर देवता हैं। फिर यहाँ है सैंधव का स्वरूप कैसा था, तो सभी लोग जानते हैं, नगरीय, ये सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था? राखाल दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये जो दोनों क्षेत्र आए थे, ये दोनों गुजरात के थे। ओके, धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो ये भी गुजरात में आपका स्थित है। दोनों क्षेत्र जो थे गुजरात में स्थित है, दोनों का ऑप्शन ए सही है। फिर यहाँ नर्तकी, ये जो नर्तकी है तांबे की, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, बी। यानी मैंने आपको कहा कि ए और बी बहुत ज़्यादा सही थे, और वही देखिए आप हो रहा है। आर्य किस भाषा का शब्द है? मैंने पढ़ाया था संस्कृत। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी, ये भी पढ़ाया था, सरस्वती। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र धर्म किस धर्म ग्रंथ में है? ऋग्वेद, ये भी मैंने पढ़ाया था। ऋग्वेद का जो 3रा मंडल है वहाँ पर गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है, ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। किस नदी के तट पर 10 राग युद्ध हुआ था? परुशड़ी, परुशड़ी को वर्तमान में कहते हैं राबी नदी, पहले इसका नाम था राबी नदी का परुशड़ी, तो यहीं पर ये जो युद्ध हुआ था। भारत में सीसा का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया? तो सातवाहन। मैंने इसको आपको ट्रिक भी बताई थी कि नहीं बताई थी, कि सा से सिक्का, सा से सातवाहन, आप याद रखिए। मेहरौली का लौह स्तंभ किस काल का है? गुप्त काल का।
सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है कहाँ से? मुंडकोपनिषद। ये सारे प्रश्न कराए हुए थे। रामायण के रचयिता तो बच्चा बच्चा जानता है, वाल्मीकि। गौतम बुद्ध को बुद्धत्व कहाँ प्राप्त हुआ था? आपने बचपन में पढ़ा होगा इसको। कहीं कहीं बोध गया लिखा होता है, कहीं कहीं गया लिखा होता है, दोनों एक ही है। ओके, बोध गया फिर गया। ये बिहार का है, बिहार में है शायद बोध गया, बिल्कुल बिहार में ही है, बट ये गया ही होगा, एक जिला है, बिहार में ही है। ओके, तो यहाँ पर गौतम बुद्ध को, यानी महात्मा बुद्ध, चाहे गौतम बुद्ध कहें, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी एक वृक्ष के नीचे। फिर क्वेश्चन है, न्याय शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो गौतम, ऑप्शन बी। देखिए, न्याय सूत्र या न्याय शास्त्र दोनों एक ही चीज़ है, चाहे आपसे पूछे न्याय सूत्र या फिर न्याय शास्त्र। तो मैंने कहा टाइपिंग में कई जगह वो मिस्टेक किया है। अभी मैं आपको और एक दो क्वेश्चन दिखाऊंगा। रसखान का वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। ये सब मैंने पढ़ाया था, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो सब सही होगा। वैदिक देवता नहीं, ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ा था। गणपति, मैंने बताया था गणेश जी जो हैं ये वैदिक देवता नहीं हैं, ये एक प्रकार से आधुनिक देवता हैं, मतलब आपने पढ़ा होगा। ये जो इंद्र, अग्नि, विष्णु, ये सब वैदिक देवता हैं। आर्य इनकी पूजा करते थे, इन तीनों की, लेकिन गणपति का नाम कहीं नहीं था। महाभारत की द्रौपदी किस जनपद से थी? पांचाल, मैंने भी पढ़ाया था आपको। रविदास के गुरु का नाम रामानंद। ये सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं। महाभारत का प्रारंभिक नाम, ये भी क्वेश्चन पढ़ाया, जय संहिता। देखिए, आपका जितना भी पेपर में हुआ है, आप मान लीजिए 33% से ज़्यादा अगर आपने किया है तो आप निश्चिंत रहिए, इसका नंबर जुड़ता नहीं है तो आप पास रहेंगे। बाकी क्वालिफाई पेपर होता है। ओके, टेंशन नहीं लेना है, बस 33 से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो गलत है तो सही, ठीक, 33 से ज़्यादा है तो सही है। धम्मपद किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। सारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से, ये भी पढ़ाया हुआ है। लिंगराज मंदिर स्थित है उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ओके, मैंने सोचा था कि मैं वीडियो कल बनाऊंगा, लेकिन आप लोग बोले कि बना दो इसी टाइम। ओदंतपुरी स्थित है, तो ओदंतपुरी एक विश्वविद्यालय है, मतलब ओदंतपुरी एक स्थान का नाम है, विश्वविद्यालय का भी नाम है। ये बिहार में स्थित है, ऑप्शन बी सही होगा। मदुरई का प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस निर्माण शैली का उदाहरण है? तो मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिए एक बार। देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो हैं, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ यही पढ़ना है, ये सारे कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन हैं। ओके, तो मैं इसीलिए आपको पढ़ाता हूँ ताकि कंपटीशन लेवल आपका तैयार हो जाए। तो ये जो है, मैंने आपको बताया था कि जो दक्षिण भारत में जितने मंदिर हैं वो सब द्रविड़ शैली, दा से दक्षिण, दा से द्रविड़, और उत्तर भारत में जितने मंदिर हैं वो सब नागर शैली में, और जो मध्य भारत में मंदिर हैं वो बेसर शैली। तो अब बताइए, जो मदुरई है, मदुरई मीनाक्षी मंदिर, ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु का है दक्षिण, तो दा से दक्षिण, दा से द्रविड़, ऑप्शन बी आपका सही होगा। इस तरह से अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपका सही हो जाएगा। गणित के लेखक के रूप में यहाँ पर आपका ऑप्शन ब्रह्मगुप्त आई थिंक सही होगा। आर्यभट्ट भूगोल वेत्ता थे, भूगोल के बारे में इन्होंने बताया था, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था। ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ भी थे, तो आई थिंक डी सही होगा। बाकी थोड़ा सा इसको आप एक बार प्लीज़ कंफर्म कर लीजिएगा, जो मैंने पढ़ाया है मुझे खुद भी नहीं ध्यान है इसमें। ओके, बट आई थिंक ब्रह्मगुप्त होगा। और अगर आपको मैंने आई थिंक आर्यभट्ट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। इसमें मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ थोड़ा, और इसीलिए मैंने कहा था कल वीडियो बनाऊँगा तो थोड़ा छानबीन कर लूँगा सही से, लेकिन आज ही बना रहा हूँ। तो आपको ऐसा लगता होगा कि हमारे सारे प्रश्न सही रहते हैं 100 के 100। मैं पढ़ाता हूँ ठीक है, लेकिन मुझे भी भूलना आता है, मैं भी भूल जाता हूँ। रेखागणित का प्रारंभ कब सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो भारत में ही हुआ था। भारतीयों की उपलब्धि, तो भारत ने क्या क्या दिया है विश्व को? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, भारत ने शून्य दिया है, दशमलव दिया है, अंक लिपि दी है, आई थिंक उपरोक्त सभी। मंगल पांडे का जन्म मैंने आपको बताया भी था, बलिया में। अब ये कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो गए। हिंद स्वराज किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गांधी जी, टैगोर। जब मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था तो वहाँ आपको बताया था मैंने कि कन्फ्यूज़ नहीं होना, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो, और आ भी गया। दरअसल इसमें पूछा हिंद स्वराज की रचना किसने की थी, यानी किसकी रचना है, यानी वो पुस्तक है। हिंद स्वराज क्या है? पुस्तक। तो इसकी रचना गांधी जी ने की थी, महात्मा गांधी जी ने। लेकिन बहुत लोग सोचेंगे कि एक संगठन, क्योंकि हिंद स्वराज एक संगठन भी था जिसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी।
तो अगर ये पूछता हिंद स्वराज की स्थापना किसने की थी, तो ऑप्शन ए सही होगा। स्थापना पूछता है यानी कि वो संगठन के बारे में पूछ रहा है, लेकिन वो पूछ रहा है रचना किसने की, और रचना पुस्तक की जाती है, और पुस्तक है गांधी जी की। ऑप्शन सी सही होगा, मैंने बताया था आपको। अब ये जो क्वेश्चन है ये देखिए, इसका उत्तर मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, मैंने ढूंढा भी नहीं मिला। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग हिंदू धर्म का है, तो मैं आपको एक देखिए ये बता रहा है कितना भाग, मैं आपको प्रतिशत में बता देता हूँ, उसके हिसाब से आप भाग निकाल लीजिएगा, क्योंकि मेरी मैथ वगैरह उतना तेज़ है नहीं। मैं आपको बता देता हूँ। तो विश्व में हिंदुओं का प्रतिशत है 15 से 16%, 15 से लेकर 16% हिंदू हैं। अब सोचिए, अब आप निकाल लीजिए कितना भाग हो जाएगा। ओके, विश्व की कुल जनसंख्या का 15 से 16% हिंदू रहते हैं। अब उसको भाग में कन्वर्ट कर लीजिए। अहिंसा परमो धर्मा हिंदू, ऑप्शन है सही। अजीब बात यह है कि इसमें ना तो कोई मानवाधिकार से ज़्यादा प्रश्न आया, ना तो पॉलिटी से आया, जबकि जो पहला पेपर था लड़कियों का उसमें पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे काफ़ी। इसमें कुछ नहीं पूछा गया, इसमें इतिहास और पर्यावरण यही दूसरे क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए क्वेश्चन है पर्यावरण का स्वरूप कैसा होता है, जैविक अजैविक उपयुक्त दोनों, तो उपयुक्त दोनों। ओके, मतलब पर्यावरण जैविक चीज़ों से मिलकर बना है, अजैविक चीज़ों से, सब मैंने आपको बताया था। सी सही होगा। भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है, भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। ओके, अब ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। देखिए, जो चीज़ें आप टच कर सकते हैं वो चीज़ें भौतिक हैं, जो चीज़ें आप टच कर सकते हैं आई थिंक वो भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगी। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ आप टच कर सकते हैं? मिट्टियाँ, खनिज, बस्तियाँ, ये सब आप टच कर सकते हैं। ये सब भौतिक स्वरूप, ये सब एक प्रकार से क्या है कि भौतिक तत्व हैं। तत्व मतलब जिसको आप टच कर सकें। लेकिन ये जो है पहला, अब इसको आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये भूमि का रूप मतलब क्या? उसका स्वरूप, आकार, ये नहीं है। ओके, मतलब आपका जो ऑप्शन यहाँ पर है ए सही होगा। ये भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है भाई। रूप दूसरी चीज़ होती है, बाकी ये सारी चीज़ें टच कर सकते हैं। रूप मतलब क्या? स्वरूप यानी आकार, उसका आकार, आकृति, ये सारी चीज़ें हैं। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर थे, ऑप्शन बी सही होगा। पर्यावरण दिवस 5 जून, ऑप्शन सी। अभी आगे 2-3 क्वेश्चन और हैं जो कन्फ्यूज़न वाले हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आप भी जानते होंगे। जैविक संसाधन है, जैविक का मतलब जिसमें जीव यानी जान होता है। जीव, जैविक मतलब जीव या जान वाला। तो इसमें एक ही चीज़ है जिसमें जान है, हरे पौधे, बाकी दूध, कोयला, ये सब अजैविक है। पौधा आपका जो है हरा, ये ऑप्शन ए सही होगा। कोरबा कोयला का एक क्षेत्र है, खान है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। वायुमंडलीय प्रदूषण, अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे उसने पूछ लिया ऐसा कि थोड़ा सा यहाँ आंसर अब कन्फ्यूज़न वाला। मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चन उसने गलत थोड़े से टाइप कर दिए हैं, मैं आपको बताऊंगा ये कैसे गलत हुआ। देखिए यहाँ देखिए पूछा है कि वायुमंडलीय प्रदूषण निम्न द्वारा होता है, यानी वायु में प्रदूषण किन किन गैसों से होता है। तो ये देखिए, पहला तो आपके मन में यही जाएगा कि सर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण प्रदूषण होता है। बिल्कुल सही आपने कहा, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हो जाए तो इससे प्रदूषण होता है। चलिए ठीक है, होता है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन एक गैस यहाँ पर और है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, इसको बोलते हैं CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सबसे ज़्यादा जहरीली गैस है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं। अब वो पूछ रहा है कि वायुमंडलीय प्रदूषण निम्न द्वारा उत्पन्न होता, तो दोनों उत्पन्न होता। आप कौन सा ऑप्शन लगाऊं, मैं भी कंफ्यूज था। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ जो ये आपका ओजोन है, अगर आपको पता होगा कि ओजोन जो है ये हमारी रक्षा करती पराबैंगनी किरणों से, ओजोन परत, लेकिन इसको ओजोन को द्वितीयक प्रदूषणकारी गैस कहा गया है, यानी कि ये भी हल्की मात्रा में प्रदूषण फैलाती है। समझिए इस क्वेश्चन को। तो यहाँ कहीं ना कहीं अगर हम कहें भाई हल्की सी ये प्रदूषण फैलाती है और ये दोनों तो ज़्यादा फैलाती हैं, तो ये तीनों प्रदूषणकारी गैस हैं। और एक गैस मैंने आपको बताया था पढ़ाते समय, नाइट्रोजन, की ये बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं फैलाती, 1 भी प्रतिशत। तो दरअसल उसको क्वेश्चन इस प्रकार से बनाना चाहिए था, वायुमंडलीय प्रदूषण निम्न में से किस गैस के द्वारा नहीं उत्पन्न होता। तो ये एक ऑप्शन हम टिक कर देते हैं।
ओके, एक ऑप्शन टिक कर देते सही होता, लेकिन अब पूछा किसके कारण उत्पन्न होता है, तीनों कारण होता है। अब क्या लगाएं, चलिए हम एक को निकाल भी देते हैं, इसको ओजोन को हटा दें, क्योंकि वो द्वितीय प्रदूषणकारी गैस है, उसको हटा देते हैं। लेकिन ये तो दो महत्वपूर्ण प्रदूषणकारी गैस हैं, तो यहाँ ऑप्शन आप या तो बी लगा दीजिए या तो सी। ओके, लेकिन ज़्यादातर तो कार्बन डाइऑक्साइड ही लगाए होंगे, तो आई होप आप क्या लगाए होंगे, जो भी बी और सी में से सही होगा। मैं इसका कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि दोनों सही हैं। और ऐसे एक लड़कियों में एक प्रश्न आया था, कौशल की राजधानी, तो उसमें श्रावस्ती अयोध्या दोनों था, तो उसमें ये स्पष्ट नहीं था कि प्रथम पूछ रहा कि द्वितीय, तो मैंने आपको वो भी बताया था। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो थोड़ा टाइप मिस्टेक, अभी एक प्रश्न और है जो टाइप मिस्टेक है, टाइपिंग, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो इसमें ग्लास कबाड़ होगा, ये बिल्कुल सही, जो कांच होता है ग्लास। देखिए प्लास्टिक से प्रदूषण नहीं होता, अगर प्लास्टिक, देखिए प्रदूषण नहीं फैलाता, अगर प्लास्टिक कहीं पड़ा है तो पड़ा ही रहेगा, जब तक उसको जलाया नहीं जाएगा वो ऐसे पड़ा रहेगा, कोई प्रदूषण नहीं फैलेगा। आयरन ये नहीं फैलाता है। अपमार्जक ये तो है जल प्रदूषण फैलाता है, साबुन वगैरह सर्फ वगैरह अपमार्जक ये जल प्रदूषण फैलाते हैं। मिट्टी में जो प्रदूषण होता है ग्लास, अब कोई कांच टूट गया और महीन महीन कणों में तो मिट्टी में मिल जाता है तो फैलाता है। ओके, तो ये आपका ऑप्शन डी सही होगा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जो मिस्टेक हो गया उससे टाइपिंग में आपने ध्यान दिया होगा। सती प्रथा, ये सब मैंने पढ़ा है। सती प्रथा राजा राम मोहन राय ने इसको मतलब समाप्त करवाया था अंग्रेजों के द्वारा। फिर यह प्राकृतिक संसाधनों का सर्वाधिक दोहन होता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में इस समय, हालांकि अब धीरे धीरे संयुक्त राज्य अमेरिका दोहन कम कर रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर चुका है। मैंने आपको बताया कि जो देश जितना ज़्यादा अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेगा वो उतना ही ज़्यादा विकसित होगा। तो सबसे पहले अमेरिका ने खूब किया, चाइना कर रहा है और आने वाले समय में भारत करेगा। भारत अभी बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा, तो यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है, तो इसमें सारे सही होंगे। ओके, महत्वपूर्ण ये जो पर्यावरणीय प्रदूषण, हरितगृह प्रभाव, सारे जलवायु परिवर्तन के कारण हैं। अब ये देखिए, यही क्वेश्चन है जो मैं आपसे कह रहा था, थोड़ा टाइप मिस्टेक वो कर रहा है। पर्यावरणीय प्रकोपों के कारण हो सकते हैं, पर्यावरण प्रकोपों के कारण हो सकते हैं, यानी आई थिंक ये मुझे अब समझ में आ रहा है, ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं थी। ओके, सही है। वो पूछ रहा है पर्यावरण जो प्रकोप होता है उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो प्राकृतिक कारण होते हैं, जैविक कारण, मानवकृत कारण, उपरोक्त सभी। तो मैंने उपरोक्त सभी लगाया था क्योंकि जैसे जो पर्यावरण प्रकोप आते हैं, बाढ़ भूकंप आता है, तो ज़्यादातर जो बाढ़ भूकंप भूस्खलन ये होता है यह प्राकृतिक कारणों से होता है, ठीक है, होता है, बारिश ज़्यादा हो गई या, लेकिन कभी कभी मानव के द्वारा भी ये चीज़ें हो जाती हैं। ओके, मानव के द्वारा भी ये चीज़ें, मान लीजिए खान बहुत ज़्यादा खुदाई हो रही है कहीं, तो आप देखते हैं खान में भूस्खलन हो जाता है, बहुत लोग दबकर मर जाते हैं। हम तमाम प्रकार की गैसें, मतलब अब यहाँ पर मैं डिटेल नहीं करूँगा, ओके, नहीं तो आपका समय जाएगा। उपरोक्त यहाँ सभी होगा, बस ये जान लीजिए, ज़्यादा डिटेल में चला जाता हूँ मैं। ग्रीन हाउस प्रभाव आज विश्व के सामने एक संकट है या उपहार है, आप बताइए, वरदान है क्या? नहीं, एक संकट है। फिर ये वनों के विनाश से वायुमंडल में बढ़ती जा रही, क्या बढ़ती जा रही? जब वनों का, देखिए समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कौन करते हैं? पेड़ पौधे। तो जब पेड़ पौधे हम काट देंगे, वनों का विनाश कर देंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बढ़ेगी क्योंकि इसका अवशोषण होगा ही नहीं। जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखिए यहाँ जो सबसे बढ़िया आपका ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। देखिए सरकार, आपने देखा होगा दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा इसका अभियान चलाया गया कि वहाँ पर तालाबों का निर्माण बहुत ज़्यादा करवाया जा रहा है दक्षिण भारत में, क्योंकि दक्षिण भारत में नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं नहीं, ओके, लेकिन वहाँ बारिश अच्छी खासी होती है। तो बारिश का पानी बचाने के लिए वहाँ तालाब निर्माण करवाए जाते हैं कि तालाब में पानी पहले संरक्षित कर लेंगे, फिर उसको खेतों में डाल देंगे। अपने उत्तर भारत में तमाम मतलब अनगिनत नदियाँ हैं, तो यहाँ तालाब बहुत कम, यहाँ तालाबों के द्वारा सिंचाई कम होती है। तो जल संरक्षण मतलब तालाब, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। वर्षा जल का संरक्षण किया जाता है। अब ये देखिए, वर्षा जल का संरक्षण किया जाता है, तो हम लोग वर्षा के जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं?
लगभग उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ये भी है, ये देख लीजिए, उसी से है। बस वहाँ जल संरक्षण लिखा था, यहाँ वर्षा संरक्षण, यानी वर्षा का जल जो होता है उसको हम कैसे संरक्षित करते हैं। टंकी में, क्या हम टंकी में भरते हैं? बिल्कुल नहीं, टंकी में कैसे भर पाएंगे, इतना बड़ा टंकी कहाँ होगा। नदी में हम कैसे संरक्षित कर पाएंगे, नदी तो अपने आप बहती चली जाती है उसको। फिर घर के आसपास, ये सही होगा। ओके, घर के आसपास जैसे हम लोग गड्ढा वगैरह बना देते हैं, तालाब बना दिया, कोई सीमेंट का कोई गड्ढा बना दिए, तो उसमें हम पानी संरक्षित कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा 6-7 क्लास में। छतों पर अक्सर बनवा दिया जाता है, चारों तरफ घिरा करके, घेरा टाइप का, उसमें संरक्षित कर सकते हैं वर्षा के जल को। बाकी आपका भूमिगत जल, ये भी गलत होगा, क्योंकि जो भूमिगत जल है जो हम नलों से निकालते हैं वो तो अपने आप होता है प्रोसेस ना। वर्षा हुई और वो रिसकर अंदर चला गया पानी, तो ये तीनों प्रोसेस, ये 2 प्रोसेस तो अपने आप होती हैं, और ये तीसरा तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, तो ये चौथा ही सही होगा। नगरीय क्षेत्रों में अभाव है। अब ये भी प्रश्न थोड़ा सा, आप अगर इसको सही से देखेंगे तो ये भी प्रश्न, इसके 2 आंसर आपको सही लग रहे होंगे। ये भाई किसी गाइड में नहीं दिए हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। नेट पर ऐसे प्रश्न मिलेंगे थोड़ी ना, नेट पर ऐसे कौन डालता है। अब यहाँ देखिए, जानवरों का अभाव, आप शहर में देखेंगे तो जानवरों का भी अभाव है। ओके, क्योंकि शहर में कौन पालता है जानवर, बिल्कुल कोई नहीं पालता है, 1-2 को छोड़कर। खुले भागों का अभाव है। ओके, बड़े बड़े आप शहरों में चले जाइए, वहाँ पर छोटी छोटी गलियाँ आपको मिलेंगी, घर इतने सघन बसे में, तो खुले जगहों या खुले भागों का भी अभाव रहता है। तो ये 2 ऑप्शन आपके सही लग रहे हैं। अब इसमें आपने क्या लगाया, वो क्या सही मानता है, ये सब परीक्षा वाले पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इसका उत्तर कहीं आपको मिलेगा नहीं, खोज लीजिए, नेट पर ऐसे क्वेश्चन नहीं रहते। ओके, वैसे यहाँ सही जो सबसे ज़्यादा लगता है वो है जानवरों का अभाव, क्योंकि खुले भाग तो मान लीजिए कहीं आपको मिल भी गए, लेकिन जानवर वगैरह बहुत कम ही होते हैं, नगरों में इनका अभाव होता है। फिलहाल क्या वो सही मानता है, ये तो डिपेंड उसी पर करेगा। प्रदूषण प्रभावित करता है मानव, वनस्पति, जीव जंतु सबको। उपरोक्त तो सभी यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। वायु है, वायु एक यौगिक, ऑप्शन बी। ओके, यौगिक का मतलब जिनमें जो गैसें हैं एक निश्चित मात्रा में रहती हैं। अगर गैसें अनिश्चित मात्रा में रहें तो मिश्रण हो जाएगा। मान लीजिए हमने कोई चीज़ पानी में घोल दिया अनिश्चित मात्रा में, तो वो मिक्सर हो जाता है, मिश्रण। लेकिन अगर हमने निश्चित मात्रा में कोई चीज़ डाली, इतने ग्राम उतने ग्राम निश्चित, तो वो यौगिक होता है। जिससे वायुमंडल में निश्चित मात्रा में गैसें हैं, कि भाई जो नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऐसा मतलब सब निश्चित मात्रा में, तो इसलिए वायु जो है एक यौगिक, ऑप्शन बी सही होगा। अभी ये जो पेपर, ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये हो सकता है 10 बजे तक आपका पब्लिश हो, क्योंकि टाइम लगेगा अभी। किस बायोम में स्थायी रूप से बर्फ़ जमी रहती है, मतलब कौन सा ऐसा बायोम है जहाँ बर्फ़ जमी रहती है हमेशा, तो टुंड्रा प्रदेश आपने नाम सुना होगा। ये दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दोनों गोलार्ध में पाए जाते हैं। यहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, बर्फ़ की मोटी मोटी चादरें रहती हैं। पेड़ पौधे एक आध होते हैं, एक आध, बहुत कम, मतलब आप कह सकते हैं एकदम वृक्ष विहीन ही रहता है। 1-2 वृक्ष कहीं उगे तो उगे, नहीं तो नहीं। जब बर्फ़ी जमी रहती है तो कैसे उगेंगे। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन उसी से संबंधित है, तो आप इसका भी आंसर कर देंगे आसानी से। कौन सा वृक्ष बायोम वृक्ष विहीन है, कौन सा बायोम वृक्ष विहीन है, तो टुंड्रा, ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर वनस्पतियाँ ना के बराबर उगती हैं। जीवमंडल की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन ए, ये सब मैंने पढ़ाया आपको। वायु प्रदूषण का रंग पर प्रभाव पड़ता है। भाई, वायु प्रदूषण का रंग पर क्या प्रभाव पड़ता है, वस्तुएं रंगहीन हो जाती हैं। ओके, आई थिंक यही होगा, बाकी कोई प्रभाव पड़ता है ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सारे ऑप्शन गलत, ऑप्शन ए सही होगा आपका। देखिए, मैं चाहूँ तो आपको गलत आंसर भी बता सकता हूँ जो मुझे नहीं आता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। जो मुझे नहीं आता मैं कह देता हूँ हाँ कि ये क्वेश्चन मेरे में डाउट है, नहीं आता है, तो इसलिए सच बोलना ठीक रहता, ताकि आप लोग उसके कम से कम उसके बारे में खोजें तो नेट पर आपको सही जानकारी पता चले। पृथ्वी के सभी जीवधारी बनाते हैं जीवमंडल। जीवधारी मिलकर क्या बनते हैं, जीवमंडल। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय।
अगर देखिए मैं कभी कभी हो सकता है कोई क्वेश्चन में जानते हुए भी गलत बोल जाऊँ, ऐसा भी हो सकता है। तो आप अपना अगर सही जानते हैं तो बदलिएगा नहीं, क्योंकि कभी कभी बोलने में गलती हो जाती है। जैसे मैंने 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत कर दिए जो मैं जानता था, वो दूसरे में भर दिया। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। उपभोक्ता के अंतर्गत ये सभी आते हैं, शाकाहारी, परजीवी, मृतोपजीवी, सभी उपभोक्ता हैं। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है फसल चक्र। ये जो वन है ये तो प्राकृतिक पारितंत्र, घास प्राकृतिक है, और ये तो कोई प्रश्न ही नहीं। तो ये फसल जो है भाई, फसल कौन उगाता है? आदमी। तो फसल जो तंत्र है, पारितंत्र है, ये मानव निर्मित है। हो सकता है आपको भोजपुरी गाना पीछे बज रहा हो, सुनाई दे रहा हो। पारिस्थितिक तंत्र बनाता है पेड़ पौधे, भौतिक पर्यावरण, ये सभी। ओके, डी सही होगा। पारिस्थितिक तंत्र एक अजैविक घटक है, यानी पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक घटक। अजैविक का मतलब क्या होता है? जिसमें जान ना हो। तो देखिए, कवक में जान होता है, पौधों में जान होता है, बैक्टीरिया में जान होता है। ह्यूमस, इसमें जान नहीं होता। तो ऑप्शन बी ये अजैविक है, ऑप्शन बी सही होगा। अब देखिए, ये जो 3 प्रश्न आएंगे इसमें एक ही उत्तर मैं आपको बताऊंगा। हालांकि ये नेट पर आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया तो मुझे मिला, और ये आपको भी कंफ्यूज कर रहा होगा। आकाश को व्यतीत ना करो तथा वातावरण को प्रदूषित मत करो व्यक्त करता है। मतलब 3 क्वेश्चन है प्रदूषण से संबंधित है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इन्हीं सब से संबंधित है। तो इसमें मैंने ऋग्वेद लगाया, और मैंने देखा भी कि ऋग्वेद में प्रदूषण ना फैलाने के बारे में थोड़ा सा वर्णन किया गया है, ऋषि मुनियों ने ओके किया है कि प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। आप पढ़ सकते हैं कहीं। ये तीनों प्रश्न जो हैं, अब देखिए यहाँ जल प्रदूषण रोकने के लिए ऋषियों ने स्पष्ट कहा है। तो ये ऋग्वेद में मैंने आपको बताया, ऋषि मुनियों ने कुछ उपाय बताए हैं, तो ऋग्वेद होना चाहिए। ऐसे देखिए ये भी आ गया, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। वनों को मत काटो क्योंकि वो प्रदूषण को दूर करते हैं, व्यक्त करता है, ये भी ऋग्वेद में ही होगा। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो ऋग्वेद से ही संबंधित हैं। मैंने मतलब उसमें प्रदूषण के बारे में पढ़ा, बाकी ये जो वाक्य हैं एकदम सेम तो वाक्य नहीं लिखे थे, बट प्रदूषण के बारे में उसका वर्णन है वहाँ पर। मानव अधिकार की मूल अवधारणा आधार है, ये जो मानव है यही है, ऑप्शन बी। मानव अधिकार में अंतर्निहित अधिकार है मानव जीवन के सहवर्ती। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर, ऑप्शन ए सही होगा। कुछ ही प्रश्न हैं जिनमें डाउट है, बाकी मैंने सारे प्रश्न आपको करेक्ट बताए हैं। मानव अधिकार को कहा जाता है, ये सभी कहा जाता है, ओके, सब मैंने पढ़ाया था, उपरोक्त सभी। मानव अधिकार का संबंध किससे है? जन्म से, ओके, जब आप जन्म लेते हैं, ये भी मैंने पढ़ा था, तभी आपको ये सारे अधिकार मिल जाते हैं। मानव अधिकार का उद्देश्य मानव का सर्वांगीण समग्र विकास करना है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन बी सही होगा। बाकी कुछ आप देखिए ही ना। सबसे अधिक लवड़ीय, लवड़ीय का मतलब, लवड़ का मतलब क्या होता है? लवड़ संस्कृत शब्द है, इसका मतलब होता है नमक। तो सबसे अधिक नमक वाला सागर मृत सागर। अगर इसमें आप कूद जाएंगे तो बूढ़ेंगे नहीं, बूढ़ेंगे मतलब डूबेंगे नहीं। मेरी भाषा निकल ही जाती है कितना भी रुकूं, ओके, मतलब डूबेंगे नहीं, ऊपर ही तैरते रहेंगे, इतना ज़्यादा इसमें नमक पाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना भारत में की गई थी 1993 में। फिर यहाँ जो आपका ऑप्शन है देखिए 3 है, मतलब 3 क्वेश्चन और बचे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार, ये सारे लड़कियों में भी प्रश्न पूछा गया था, लड़कियों वालों में। लखनऊ आपका ऑप्शन सही होगा। गौरवपूर्ण क्रांति ये इंग्लैंड में हुई थी 1688 में, ये अलग से क्वेश्चन है थोड़ा सा। सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला जीवाश्म ईंधन कोयला है, सबसे अधिक इसमें कोयला ही उपयोग किया जा रहा है, और सरकार इसको सोच रही है कि इसको कम किया जाए, क्योंकि कोयला अगर एक बार ख़त्म हो गया तो फिर ये बनेगा नहीं, बहुत समय लग जाता है, इसको लाखों वर्ष लग जाते हैं बनने में। तो ये मैंने आपको 100 क्वेश्चन बताए, ओके, 100 क्वेश्चन मैंने मतलब बताए। तो हो सकता है 5-6 क्वेश्चन मैं आपको सही से ना समझा पाया हूँ, करेक्ट आंसर ना बता पाया हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की, अभी उतना सर्च नहीं किए, लेकिन जितना भी सर्च किया उसमें आंसर उसका सही से मिला नहीं। लेकिन फिर भी मैंने क्या लगाया है खुद, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आपका क्या रिएक्शन है, कौन सा क्वेश्चन मैंने गलत बताया, या कौन सा आपको डाउट है, कौन सा आपको लगता है सही होना चाहिए, जो कुछ भी आपको डाउट कुछ भी कहना है,
कमेंट बॉक्स में बेशक आप कह सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपना आंसर लिख सकते हैं। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपका सही हो, मेरा गलत हो। ओके, बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। पेपर तो आपका ये हो गया, अब आप थोड़ा आराम कीजिए, फिर अपने आगे की पढ़ाई कीजिएगा। ओके, और जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी बात होगी, व्हाट्सएप ग्रुप है, सब कुछ है, इंस्टाग्राम आईडी है, जहाँ कहीं भी आप जुड़ना चाहें जुड़ जाइए, सब प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, डीजे वगैरह बज रहा है पीछे गांव में। ओके, तो चलते हैं, निमंत्रण है मेरा, और खाते पीते आपका भी आज निमंत्रण होगा। ठीक, तो गुड नाइट, सोइए आराम से, थके होंगे आप लोग, पेपर दे के आए होंगे।